इसके कॉन्सेप्ट पर आना। आइए, तो आज का न्यू चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर। इस चैप्टर को बेस्ट करने के लिए, द बेस्ट मतलब इसका एक अलग लेवल बनाने के लिए, इसके डेप्थ को समझने के लिए, इसको कॉन्सेप्चुअल जानने के लिए कुछ बेसिक्स इसका जानना हो। यानी इस चैप्टर का भी अपना बेसिक्स है, और यह बेसिक्स क्या है उसको जरा हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या है इसमें कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर के लिए मैग्नीट्यूड वर्ड बार बार आएगा, तो मैग्नीट्यूड को जान लो। जैसे जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, और वही रिजल्ट मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे यह बोर्ड है, अच्छा नहीं आ रहा है ये, क्या अब वॉइस ठीक आ रहा है? अब वॉइस ठीक आ रहा होगा रेस्पेक्टिवली। गुड। मैग्नीट्यूड पहला टर्म। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो कुछ रिजल्ट आता है, और वही रिजल्ट मैग्नीट्यूड कहलाता है उस फिजिकल क्वांटिटी का जिसको हमने मेजर किया है। जैसे यह बोर्ड है, बोर्ड के लेंथ को हम मेजर करते हैं। मान लो इस बोर्ड का लेंथ 10 मीटर आ गया, तो 10 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया किसका? लेंथ का, और यह लेंथ बोर्ड का है। तो बेटा क्लियर है, मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं कि व्हेन a quantity is measured, some result comes out, कुछ रिजल्ट प्राप्त होता है, बाहर निकलता है यानी मिलता है। द रिजल्ट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड किसका? तो ऑफ द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उसी क्वांटिटी की बात की जा रही है। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो लेंथ हम बोर्ड का मेजर करते हैं, तो लेंथ ऑफ अ बोर्ड सपोज यह 10 मीटर का एग्जाम्पल, तो यहाँ पर यह 10 मीटर मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, जैसे यह 10 ये भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन यह न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम इसको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। और यह मीटर क्या है? तो मीटर यूनिट है, इसी यूनिट से हम लोग इस बोर्ड के लेंथ को मेजर करते हैं। तो हमारे पास एक कैरेक्टर आ गया कि जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मैग्नीट्यूड का मिलना तय है, और वो जो मैग्नीट्यूड है वह न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में भी हो सकता है ओनली, या न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के रूप में हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 100 पर्सन्स बैठे हुए हों, 100 स्टूडेंट्स हैं, 2000 स्टूडेंट्स हैं। अब जिस क्लास में 100 स्टूडेंट है उस क्लास में 100 क्या हो गया? स्टूडेंट्स का न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर? हम काउंट कर सकते हैं, वहाँ यूनिट तो मिला नहीं। नेक्स्ट, वैसे ही किसी क्लास में अगर 2000 स्टूडेंट है तो वहाँ का मतलब हो गया कि 2000 उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो गया, और 2000 स्टूडेंट्स कंप्लीट उस क्लास के स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड हो गया। वही वाली बात है यहाँ पर। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम स्केलर को डिफाइन कर सकते हैं कि स्केलर क्या होता है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? मेरे विद्यार्थी पढ़ इसको।
स्केलर, और इसी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी भी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ गए? स्केलर या स्केलर क्वांटिटी बिहेवियर को कहते हैं, व्यवहार को कहते हैं। तो यह कौन सा बिहेवियर है जो आपको स्केलर या स्केलर क्वांटिटी बना देगा? तो वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा इस डेफिनेशन को हम और इम्प्रूव कर रहे हैं। लिखेंगे क्या? द क्वांटिटी having only magnitude is called स्केलर क्वांटिटी। और ओनली स्केलर। अब सवाल है कि इस डेफिनेशन पर कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो बेटा इस डेफिनेशन पर एक एग्जाम्पल बड़ा क्लियर आएगा, मास। मास, जैसे आप अगर चावल खरीदने जाते हो तो वहाँ पर क्या बोलते हो कि हमें 10 केजी चावल दीजिए, या जितना चाहिए 2 केजी दीजिए, 2 क्विंटल दीजिए। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम बोलते हो 10 किलोग्राम 10 केजी आप चावल हमको दीजिए। तो उन्होंने क्या दिया? चावल का मैग्नीट्यूड 10 केजी दे दिया। अब क्या आप ऐसे चावल खरीदने जाते हो कि आप मुझे 10 केजी चावल नॉर्थ डायरेक्शन में दे दो, 10 केजी चावल आप साउथ डायरेक्शन में दे दो, 10 केजी चावल आप आकाश की तरफ दे दो? ऐसा कोई मांगता है? अगर आप ऐसे जाकर के दुकानदार को बोलते हैं तो दुकानदार घबरा जाएगा, बोलेगा भैया डॉक्टर को पहले दिखा लो। सिंपल सा फंडा है। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या मिला कि मास जो हम डिमांड करते हैं, चावल का मास 10 केजी जो डिमांड करते हैं हम, उसमें डायरेक्शन का यानी दिशा का, डायरेक्शन या डायरेक्शन दोनों बोलते हैं, डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, डायरेक्शन का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, यानी डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता। यानी मास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नाम का कोई चीज उससे रिलेट भी नहीं करता है। ठीक है, डायरेक्शन शब्द उसके साथ ऐड भी नहीं किया जा सकता है। तो आप यहां पर आ सकते हैं जैसे मास। तो मास क्यों स्केलर है? क्योंकि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नाम का कोई भूत पिशाच यहां पे कंसीडर नहीं दिया जाता है। तो यहां पर एक कमेंट लिख सकते हो कि दिस क्वांटिटी हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन का होना और नहीं होना तो बाद की बात है बेटा, यहां पे सेंस ही नहीं बनता है कि डायरेक्शन नाम का कोई चीज हो। ठीक, तो ये आपका हो गया मास। इस डेफिनेशन से फिट बैठता है। अब सवाल होता है क्या यह स्केलर का कंप्लीट डेफिनेशन है? नहीं, स्केलर के और भी डेफिनेशन हो सकते हैं। आइए, दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मास है, सर्टेन डायरेक्शन नहीं है। वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मास है और सर्टेन डायरेक्शन नहीं है अगर, तो वो स्केलर हो जाएगा। आइए पहले उस डेफिनेशन को भी क्लियर कर लिया जाए। तो लिखिएगा द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, वह क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, हैज
मैग्नीट्यूड बट नो सर्टेन डायरेक्शन, द क्वांटिटी हैज, हैविंग लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर है, हैज भी लिख सकते हो, विच हैज करना पड़ता, हैविंग लिखना था यहाँ। द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। अब देखो बेटा, एजुकेशन ऐसे लेना चाहिए जिस पर उंगली नहीं उठा सके कोई, समझ गया ना? एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सके। जैसे अब हम आपको एक बात डालें, जैसे आप स्केलर का डेफिनेशन रट जाते हो, किताब में दे देता है कि वह क्वांटिटी जिसके पास मास है, सर्टेन डायरेक्शन नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल पर रट गए आप, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी। बेटा सबके पीछे का और दूसरा भी कारण है, ठीक है? तो हम चाह रहे हैं कि आपके स्केलर को पकड़ने का जो अप्रोच है वह वैसा क्यों है, ये जानते हुए आप जाने, उसको समझ करके बताएं कि यह स्केलर इस कारण से है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप कहीं भी नहीं फंसिएगा, कोई एग्जाम आपको नहीं तड़ पाएगा, अथवा क्या करेगा समझ रहे हो। तो इस पर एग्जाम्पल क्या बनता है, जैसे एग्जाम्पल लिखने के पहले यहां समझो। मान लो यह पॉइंट ए है और यह दूसरा पॉइंट बी है। सपोज यह पॉइंट दो शहर का साइट है। सपोज ये पटना शहर का कोई पॉइंट है और ये रांची का कोई पॉइंट है, कोई प्लेस है, साइट है, स्पेस है। अब पटना से जब रांची जाते हो, अगर बाई बस जाते हो तो पक्का ऐसे ऐसे घूमते फिरते ऐसे जाते हो, और ये यहां से यहां तक 320 किलोमीटर पड़ता है। आप यहां देख रहे हो इस पाथ का जो लेंथ है वो डिस्टेंस कहलाता है, और इस डिस्टेंस को जब हमने मेजर किया तो रिजल्ट कितना आया, या 320 डिग्री आया, तो सॉरी 320 किलोमीटर आ गया बेटा। तो दिस 320 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड किसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इस डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो है। अब देखते हैं, जब हमने स्टार्ट किया तो इस समय इसका डायरेक्शन इस तरफ था, इस तरफ डायरेक्शन यहाँ है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। एक बात तो है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन है लेकिन हर पॉइंट पर अलग अलग है। ओवरऑल इसका डायरेक्शन सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, यानी हर पॉइंट पर डायरेक्शन सेम नहीं है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन को चेक करके बताएंगे यह कौन क्वांटिटी है। डेफिनेशन क्या कहता है, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो सर्टेन डायरेक्शन। तो यहां सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, हर पॉइंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेरिएबल डायरेक्शन है। एंड ड्यू टू दिस फैक्ट दिस डिस्टेंस कैन बी लिस्टेड इन द स्केलर क्वांटिटी। एंड हम अब एग्जाम्पल आराम से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। गुड, समझ गए बात को। और भी आएंगे जब, तो हम उस समय बताएंगे। हर फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर होने के पीछे कुछ कहानी है, स्टोरी है। अब ये दो चीज में तो आप कभी कंफ्यूज ना होंगे कि यह दोनों क्यों स्केलर है। अब ओवरऑल आपने क्या देखा, स्केलर क्वांटिटी को कैसे हम ब्रेक करके डिफाइन कर सकते हैं। गुड, आ जाओ आगे। अब अगला टर्म आता है बेटा वेक्टर। तो सबसे पहले जैसे स्केलर का कॉन्सेप्ट हमने चेक किया ना, वैसे वेक्टर का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले
हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो वेक्टर तो कैसे वेक्टर को वैसे डिफाइन किया जाता है, रटेंगे कैसे भाई कि द क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर इफ इट ओबेज द ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन और इट डिपेंड्स अपॉन एन एंगल और इट ओबेज द वेक्टर अलजेब्रा एक्सेट्रा। ऐसा लाइन कैसे बोल सकते हैं रट के? नहीं बोल सकते। ऐसा बोलना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं, इसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। समझेंगे कि ऐसा बोलेंगे क्यों। तो सबसे पहले हम जानते हैं हम जानते हैं वेक्टर का डेफिनीशन कैसे बनाया जाता है। उसके लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट। तो बेटा अब वेक्टर को हेडिंग छोड़ करके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर देता हूं। कॉन्सेप्ट देखना जरा। मान लो यह एक ट्रायंगल है, करेक्ट, और इस ट्रायंगल का देखो, यह साइड ए है, यह साइड बी है और यह साइड सी है। इस ट्रायंगल का नाम दे दो ए बी सी। और यह ट्रायंगल का नेचर कुछ भी हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, ये इक्विलैटरल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है अगर 91 बना दे तो। मतलब किसी ट्रायंगल के लिए हम एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, आप यहां देखिए। और यह फॉर्मूला पूरे वेक्टर चैप्टर को हाँकता है, ड्राइव करता है। आप रटने से बच जाइएगा। आइए मेरे साथ। अब मान लो कि यह यहां पर बी के पास जो एंगल बना वो थीटा है। अगर ये थीटा है तो इस थीटा एंगल के लिए इन तीनों साइड्स के बीच क्या रिलेशन है? आओ देखो बेटा, हम एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर लिखना चाहते हैं, यानी बी ए सी के बीच फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप कर लिया। इसका बेनिफिट क्या हो गया, यहां दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर यहां से यहां तक के साइड को हम x मान लें तो पक्का यहां से यहां तक जो साइड है, अगर हम इस पूरे लेंथ को स्मॉल सी मान के रखे हैं तो पूरा स्मॉल सी में से, ये स्मॉल सी है, पूरे स्मॉल सी में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, c माइनस एक्स। यानी यहां से यहां तक जो साइड हुआ वह c माइनस एक्स हो गया। हम इस साइड को y मान लेते हैं और इस पॉइंट को m मान लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो। पहला स्टेप, इन ट्रायंगल एम बी ए, या ऐसे लिख लो, इन ट्रायंगल, अरे एंड्रॉयड है ये, इन ट्रायंगल ए एम बी, कोई भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं माना कि वो लिखना गलत हो गया, ऐसे लिख रहे हैं हम। इन ट्रायंगल ए एम बी में इस एंगल के लिए यह बेस है, इसके लिए यह हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा लें तो ये x अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू हम कलेक्ट कर सकते हैं जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा a कॉस थीटा। ठीक वैसे ही अगर हम इसी ट्रायंगल में साइन थीटा ले लें, साइन थीटा, तो p बाई एच यानी y अपॉन ए आ जाएगा, और यहाँ से इस y का वैल्यू a इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास एक दो फॉर्मूला निकल गया। x और y को हमने एज्यूम किया है, इन दोनों को निकाल लिया। अब आ जाओ, अगर हम मान लो फॉर्मूला लिखना चाहते हैं,
इन दोनों के बीच का रिलेशन बनाना चाहते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है। अब यहाँ पर देखो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ रिलेशन आ गया ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू भी लिख डालो, स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ऐसे भी देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, यानी यहाँ से यह ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर यहाँ पर आपको मिल ही गया, बल्कि एक रिलेशन आपके पास आ भी गया। अब आप इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए एम और सी, ए एम सी में आइए, तो इसमें ये वाई स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर। यहाँ पर पी ए बी ए भी हो सकता है क्योंकि एंगल गिवन नहीं है, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जरा इसको अब आप ब्रेक कर लीजिए, तो ये वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, हम ए स्क्वायर लिख दिए प्लस सी स्क्वायर, इस दोनों को मिला करके प्लस सी स्क्वायर हो गया, माइनस 2c इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है बेटा ए कॉस थीटा, तो यहाँ मैंने लिख दिया ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपके पास एक बेहतर फॉर्मूला आता है और इस फॉर्मूला पर आपको ना प्रैक्टिस करना है। क्या फॉर्मूला आया, यहाँ देखो, इस एंगल के सामने का साइड, जो एंगल आप कंसीडरेशन में ला रहे हैं, उस एंगल के सामने का साइड कौन है, तो बी है, तो सामने का साइड का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों सॉरी बी स्क्वायर है ना, तो रेस्ट दोनों साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इन दोनों साइड का प्रोडक्ट ए इंटू सी इंटू कॉस ये थीटा आपके सामने आ गया, जो हमने लिखा यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca कॉस थीटा। सी ए को हमने ऐसे ही कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, सी इंटू ए इंटू सी। देयरफॉर ये एक रिलेशन हो गया बेटा कि बी अगर लिखना है तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी कॉस थीटा। यहाँ पर मैं आपको जो ये बात बताया हूँ, इसलिए नहीं बताया हूँ कि यह मेथड को देख करके प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं करिएगा, आप सिर्फ इस रिलेशन को निकालिएगा, यह रिलेशन हमेशा काम आएगा। आइए मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। इस पर एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, और ये थीटा एंगल है, ये 90 का है। ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। अब उस फॉर्मूला को जरा इसमें लगाते हैं, तो एंगल के सामने का साइड का स्क्वायर ये बराबर होता है रेस्ट दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू इन्हीं दोनों साइड का प्रोडक्ट यानी बी इंटू एच इंटू कॉस इन्हीं दोनों के बीच का एंगल, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल। अब आप बताइएगा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो थीटा। बोलो किनके खींच के बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया क्या, कि थीटा के सामने का साइड है ये पी स्क्वायर इज। अब आप थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, बहुत मजा करोगे, सब समझते रहना, सब काफी अच्छा फील करोगे। देखो यहाँ
ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर हम मान लो यहां से एच स्क्वायर का फॉर्मूला निकालें तो यह एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये चला जाएगा उधर प्लस, तो पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस 2 इंटू बी इंटू, अब यहां से एच कॉस थीटा, अगर बेटा कॉस थीटा यहां से लिखे हम तो बी बाई एच हो जाएगा। तो आप एच कॉस थीटा का मान समझ सकते हैं, बी के बराबर होगा, तो यह एच कॉस थीटा की जगह पर बी डाल दीजिए। क्लियर हो गया, रिलेशन आइए, तो यह एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यह 2b² माइनस बी स्क्वायर यानी केवल बी स्क्वायर। याद करिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो अब ये फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हो। अब एक और देखो, मान लो ये 90 डिग्री एंगल के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर, ये क्या होगा, रेस्ट दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दोनों साइड का प्रोडक्ट P इंटू बी इंटू कॉस, एंगल कौन, तो ये वाला एंगल जिसके सामने का साइड निकाले थे, तो ये 90 डिग्री है। सिंस कॉस 90 डिग्री का मान बेटा 0 होता है, अब 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0, तो बच गया इतना, देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आप जानते हैं, यही तो आया है पिछली बार भी। कहाँ गया कहाँ गया, इसी में होगा यहाँ पर। ठीक, मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया कि अब आपको फाइनल वे में आइए, कहने का मतलब क्या हुआ, ये बार बार ऐसा ट्रायंगल आपसे टकराएगा कि ये कोई ट्रायंगल है, मान लो ऐसा ट्रायंगल टकराता ही रहेगा बेटा। सपोज यह ए, ये बी और ये सी है, और ये वाला एंगल है अल्फा, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपको इनके बीच का रिलेशन निकालना है, तो करना क्या है, जो एंगल है उसके सामने का साइड का स्क्वायर ये बराबर होगा, प्रूफ भी कर चुके हम लोग, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नो प्लस माइनस 2 इंटू इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट और इंटू कॉस, और थीटा कौन, तो ये वाला जिसके सामने का साइड का स्क्वायर आप निकाल रहे हैं अल्फा, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग निकालते चलेंगे। अब इस फॉर्मूला का वेक्टर से क्या रिश्ता, बहुत ही गहरा रिश्ता है, जहाँ पे आप पैरेललोग्राम तोड़े पैरेललोग्राम लगाएंगे, आप पैरेलल मतलब थ्योरम लगाएंगे, बहुत सारा चीज़ जहाँ पे आप पूरा मशक्कत करेंगे वहाँ पर ये ऐसे निकाल देगा, कोई डाउट नहीं होगा। समझ में बात आई, बिल्कुल आई होगी। अब आपके पास कॉन्सेप्ट किसका लेना, किसको लेना है, किसका कॉन्सेप्ट, तो अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेक्टर को जानना है। तो वेक्टर को बेटा नहीं जानेंगे हम लोग जानेंगे पहले वेक्टर बनता कैसे, उसको डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। अब तुम आराम से इस डेफिनेशन को, यार आराम से उस डेफिनेशन को लिख सकते हो। देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट फॉर वेक्टर। पहला काम हम करेंगे, वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे वेक्टर होता है। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, रेसनिक एंड हैलिडे की बुक आती है, हैलिडे रेसनिक एंड वॉकर की बुक आती है, रेसनिक हैलिडे एंड करेंस की बुक आती है, वाइली पब्लिकेशन की बुक्स हैं। उसमें रेसनिक एंड हैलिडे की जो बुक आती है वह 11th यानी पार्ट 1 अलग आती है, पार्ट 2 अलग आती है। आप वहाँ जाएंगे, बेहतरीन बुक है। तो लिखेगा क्या कि वेक्टर का डेफिनेशन कैसे लिखेगा, वह फिजिकल क्वांटिटी
वे क्वांटिटी यानी वह फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करता है, हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। एकदम नीट एंड क्लीन लिखता है। तो क्या लिखोगे कि अभी वही बात लिखो, तो लिखोगे क्या, ये कॉन्सेप्चुअल डिफिनेशन हो गया। द क्वांटिटीज दैट behave like displacement are called vectors। अब आप पूछेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि मेरी तरह किसका भी बिहेवियर होगा वही वेक्टर होगा। तो आप तो पूछोगे कि डिस्प्लेसमेंट महाराज आप बताइए आपका कैसा बिहेवियर है। अगर आप उनके बिहेवियर को फॉलो करिएगा तो फिर परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। आप आसानी से जज कर पाइएगा कि अरे वो वेक्टर है, और वेक्टर का डेफिनेशन भी आपको आ ही जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे होता है ये। तो सबसे पहला काम तो हम लोग देखेंगे बिहेवियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। व्हाट आर द बिहेवियर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट अस सी behaviors of displacement। डिस्प्लेसमेंट के बिहेवियर को जरा हम लोग वॉच करें कि डिस्प्लेसमेंट का बिहेवियर है क्या। अब डिस्प्लेसमेंट पहले जानोगे तब तो डिस्प्लेसमेंट का बिहेवियर होगा। तो आजा बेटा, सबसे पहले हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को। यह चैप्टर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का गुलाम है, गुलाम। तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहां, या डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरह से डील करते हैं। पहला यानी इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट क्या होता है, रियल डिस्प्लेसमेंट, जो मतलब जो एक्चुअली हम वॉच करते हैं, अरे ये दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रियल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन पर इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा होता है जिसकी इमेजिन करते, कल्पना करते, वो होता नहीं है, कल्पना करते हैं, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट। यह डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, एक होता है रियल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा जो होता है उसका नाम है इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट नहीं होगा आपको, करेक्ट। बारी बारी से देखो रियल डिस्प्लेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट फिट वेक्टर हिट, करेक्ट। अब देखो रियल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज रियल डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, मान लो नंबर वन, अगर यह इनिशियल पॉइंट है और यह फाइनल पॉइंट है, कोई रोड एक्चुअल में जैसे आप देखते होंगे पगडंडी, स्ट्रेट कोई पगडंडी हो, यानी एकदम पतली रोड एकदम स्ट्रेट हो, तो आप जब ऐसे रोड एक्चुअल रोड है, मतलब ओरिजिनल रोड ही स्ट्रेट लाइन है, यानी यह क्या हो गया, स्ट्रेट रोड है ये। अगर रोड ही स्ट्रेट है तो फिर इस रोड का के पास लेंथ होगा, मेजर करेंगे। सपोज यह रोड 100 मीटर का है,
तो यह 100 मीटर इस रोड के लेंथ का मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा, इस रोड के लेंथ के पास यानी इस रोड के पास हर पॉइंट पर डायरेक्शन सर्टेन है, हमेशा एक ही तरफ है। तो यह अगर कोई रोड स्ट्रेट रोड होता है, ओवरऑल आप इसको स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। ओके, तो स्ट्रेट लाइन के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, सर्टेन डायरेक्शन भी होता है, और चूंकि यह रोड का लेंथ है, पाथ का लेंथ है, तो इसको डिस्टेंस भी बोलते हैं, पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन फर्क है, यह वह डिस्टेंस है जिसके पास सर्टेन डायरेक्शन है, तो थोड़ा नाम तो बदलना पड़ेगा, काम के अनुसार नाम तो बदल जाता है। आप जैसा काम करते हैं वैसा नाम आपके पास चढ़ ही जाता है, गारंटीड। आप बोले या ना बोले, एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आप पर वो नाम आ जाता है, तो इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। चलो, तो यहाँ से यहाँ तक का ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पाथ है, और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। स्ट्रेट लाइन पाथ को डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन यह डिस्टेंस एक अलग कैरेक्टर रखता है कि इसके पास सर्टेन डायरेक्शन है, तो इसका नाम बदलना है। नाम कौन देगा? डिक्शनरी देगा। डिक्शनरी बोलता है कि सर्टेन डायरेक्शन के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ गए? तो सर्टेन डायरेक्शन वाले डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चलो, नाम चढ़ गया कि यह डिस्प्लेसमेंट है। अब बेटा बताओ, यह डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल है, जस्ट यू फील इट्स एग्जिस्टेंस। ऑब्वियसली इट इज रियल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा है। इसी को बोलेंगे रियल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला? सुनो, मैं स्ट्रेट लाइन हूं, मेरे पास मैग्नीट्यूड है और मेरे पास सर्टेन डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट का दो बिहेवियर तो मिला कि चलो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और सर्टेन डायरेक्शन भी है। अभी रुको रुको, अब दूसरा नंबर आ गया, कौन वाला? रियल में। अब मान लो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये पटना है, पटना एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट, और यहां पर रांची एयरपोर्ट है। अब इसमें हवाई जहाज जो यहां चलती है, अब उड़ने वाला सीन को छोड़ दो, जब हवाई जहाज ये पटना से उड़ती है तो ऊपर चली जाती है पटने के आकाश में और रांची के आकाश तक जाती है। तो हवाई जहाज यानी एरोप्लेन एयर पाथ डिस्टेंस करती है। तो यह एयर जो पाथ होता है, यानी हवाई जहाज जो चलती है, उड़ती है, चलती नहीं है, हवाई जहाज जो फ्लाई करती है वह स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करती है, और वह एक्चुअल पाथ होता है इसका। तो कहीं भी बेटा अगर एक क्वेश्चन में एयर डिस्टेंस दे दे तो समझ लेना वह एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वह स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये क्या हो गया? अगर बाई एयर हवाई जहाज से कोई जा रहा है, हवाई जहाज बनाया जाए, नया तरीका का हवाई जहाज है। चलो, यह हवाई जहाज एरोप्लेन ऐसे फ्लाई होकर के जा रही है, स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। तो एयर पाथ जो होता है ना बेटा, बाई एयर, उधर वाला हो रहा है, बाई एयर यानी एयर से होकर के जब आप जाएंगे तो दिस बिकम्स रियल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यह एक्चुअल पाथ होता है। यह लाइन एयर में एक्चुअल स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसको बोलते हैं रियल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलेंगे रियल डिस्प्लेसमेंट। कितना आसान है ये, क्लियर हो गया। इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, ये 260 किलोमीटर है पटना टू रांची बाई एयर, तो ये है 260 किलोमीटर मैग्नीट्यूड, और इसके पास सर्टेन डायरेक्शन है। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट जो रियल है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और सर्टेन डायरेक्शन भी है।
और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के दो कैरेक्टर तो हमें मिले, किसके पास मैग्नीट्यूड होता है, सर्टेन डायरेक्शन भी होता है। आगे आ जाओ। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट का इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, जिसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। इमेजिनरी, वर्चुअल भी लिख सकते थे। इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, इमेजिन करते हैं हम लोग, इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो विद्यार्थी इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ये समझो। तो यहाँ मान लो कैसे ये पटना था, फिर से एक एग्जांपल, पटना ही को पकड़ा जाए, अपना शहर है, और यहाँ पे सपोज रांची है, और यहाँ से ऐसे 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 बाय रोड आप जाते हो। तो बेटा ये क्या है, ये तो डिस्टेंस है, तो आप अच्छी तरह से समझ गए, ये डिस्टेंस है। अब अगर मान लो कोई प्लेन व्लेन नहीं जा रही है, अब आप क्या करेंगे कि कल आप इमेजिन करेंगे, काश काश ऐसा एक रोड होता, यानी ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, काश ऐसा एक रोड होता तो हम पटना टू रांची या 260 किलोमीटर में ही पहुंच जाते, जबकि है नहीं। तो इसको बोलते कि यह शॉर्टेस्ट पाथ होता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता, स्ट्रेट लाइन होता, इमेजिनेशन, दैट इज ये हमारा, इसके पास भी सर्टेन डायरेक्शन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया ही है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की ओर, इसका सर्टेन डायरेक्शन। तो ये बेटा हो जाएगा क्या चीज, तो इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, जो है नहीं, जिसकी इमेजिन करते हैं, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात आप सभी लोग बताइए कि डिस्प्लेसमेंट चाहे इमेजिनरी हो या फिर रियल हो, डिस्प्लेसमेंट चाहे इमेजिनरी हो या रियल हो, सबके पास स्ट्रेट लाइन वाला ही रिप्रेजेंटेशन है, यानी सिंबल है, और सबके पास मैग्नीट्यूड है, सर्टेन डायरेक्शन है। तो चलो अब डिस्प्लेसमेंट से पूछते हैं, क्या आपका बिहेवियर का एंड हो गया, यानी आप जो बोले थे मेरा बिहेवियर की तरह, जो जिसके पास भी मेरी तरह बिहेवियर होगा वो वेक्टर हो जाएगा। तो क्या हम मान लें कि आपका बिहेवियर यही है कि मैग्नीट्यूड और सर्टेन डायरेक्शन है, तो क्या हम वेक्टर को ऐसे डिफाइन कर दें कि वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और सर्टेन डायरेक्शन है वो वेक्टर होता है? क्या इस बात को मान लिया जाए? तो वो बोलेगा रुको रुको रुको, सब्र करो। क्या बोलेगा? देखो यहां पर क्या बोलेगा वो ये कहेगा कि सुनो, तुम स्ट्रेट लाइन से कोई भी फिगर बनाओ, ज्योमेट्रिकल फिगर बनाओ, और उस फिगर से कोई फॉर्मूला तो निकालो। अगर उस फॉर्मूला को तुम फॉलो करते हो, वह फॉर्मूला तुम पर भी अप्लीकेबल है, तो तुम वेक्टर हो जाओगे। लेकिन तुम पर अगर वो फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, जो फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन से कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनाकर प्राप्त किया गया था, तो तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड और सर्टेन डायरेक्शन होने के बाद भी तुम वेक्टर नहीं कहलाओगे, मेरी तरह बिहेवियर नहीं करोगे, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन हूं। तो स्ट्रेट लाइन से कोई फिगर बना लो। चलो काम करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन से एक फिगर बनाकर, क्यों फिगर बनाएंगे? फॉर्मूला निकालने के लिए। आजा बेटा, मान लो यह एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एक डिस्प्लेसमेंट है, यह डिस्प्लेसमेंट O2P गया। अब एक बात बता दो, इस का डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर है, यही इसका डायरेक्शन है। लेकिन अब आप क्या चाह रहे हैं, यहां से यहां तक गए आप, फिर यहां से बेंड करके या दूसरी तरफ डिस्प्लेस हो गए। मानो आप P से
Q पर चले गए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है और यह डिस्टेंस B है। अब आपसे पूछा जाए कि यह दो स्ट्रेट लाइन से जो फिगर बना, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है आपके पास? कोई नहीं, क्योंकि कुछ फिगर कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो आप अब क्या करोगे, यहां पर ये बात देखेंगे आप कि अगर हम इनिशियल और फाइनल को वर्चुअल वाला ले लें, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से मिला दें, तो एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला तो आ सकता है, पीछे भी हम लोग देखे हैं। तो क्या चार साइड्स मिल करके फिगर बनाएंगे और उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो वेक्टर के लिए नीडेड नहीं है? बिल्कुल है। क्या 5 साइड्स के लिए बनाएंगे तो? बिल्कुल है। ऑक्टागोन के लिए बनाएंगे? बिल्कुल है। पेंटागोन, ऑक्टागोन, हेक्सागोन, सब जिसके लिए बनाते हैं सब अप्लीकेबल है। लेकिन सवाल ये है, जितना बड़ा फिगर उतना बड़ा फॉर्मूला, उतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। सबसे आसान है, 3 साइड्स से कम साइड में कोई फिगर बना ही नहीं, तो सबसे आसान ऑपरेशन हम कहाँ से ला सकते थे? इसलिए सबसे इजी ऑपरेशन, इससे इजी ऑपरेशन नहीं ला सकते थे। सबसे इजी ऑपरेशन ट्रायंगल से ही मिलता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला। इससे छोटा फॉर्मूला होगा तो फिगर ही नहीं बनेगा। आइए, अगर मान लो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके साइड को सी मान लेते हैं, ए बी, और इसको सी मान लिया। अब आप देखिए यहां, यह डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और ये ऐसे जाने वाला चीज ऐसे मुड़ गया, तो हम बोलेंगे इस ए और इस बी के बीच का एंगल यह थीटा है, ना कि ये पूरा 180 होगा। 180 डिग्री माइनस थीटा, ये नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा। कौन वाला? तो थीटा यह ए और बी के बीच का एंगल है, क्योंकि ए का डायरेक्शन इधर की ओर, बी का इधर की ओर, तो ए और बी के बीच का एंगल ये वाला हो गया बेटा। डन। अब आइए, इसके लिए कोई फॉर्मूला निकालिए, निकाल लीजिए। क्या करिएगा आप, इस ट्रायंगल में यह एंगल 180 माइनस थीटा है, यही तो नोन है। इसके सामने का साइड कौन बना? सी। तो सी स्क्वायर इज गिवन बाय रेस्ट दोनों साइड्स के स्क्वायर का अलजेब्रिक सम यानी जोड़ देना, -2 इंटू दोनों साइड्स का प्रोडक्ट इंटू कॉस वह एंगल जिसके सामने के साइड का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो वह एंगल 180 माइनस थीटा है। तो यहां पर 180 डिग्री माइनस थीटा है, और यह एंगल ए और बी के बीच का एंगल नहीं है, यह थीटा है। ये तो फॉर्मूला में इसलिए लिखा है इसको। इंप्लाइज दैट, तो आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला आ गया, c इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां c फाइनल डिस्प्लेसमेंट था, या ओ से पी गया, पी से क्यू गया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट यही हुआ। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला मिला, फाइनल डिस्प्लेसमेंट का जो यहाँ फॉर्मूला दिखा आपको, यह फॉर्मूला किस पर डिपेंड कर रहा है? जा आ गया। यह फॉर्मूला किस पर डिपेंड कर रहा है? तो इस एंगल पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। अगर हम एंगल बदल दें तो कॉस थीटा बदल जाएगा, तो पूरा मान बदलेगा, तो सी चेंज होगा। इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहता है कि हम एंगल पर भी डिपेंड करते हैं। और यह एंगल पर डिपेंडेंसी फॉर्मूला हमें कब मिला? जब हमने एक ट्रायंगल का निर्माण किया। इसीलिए इस फॉर्मूला को ट्रायंगल रूल भी बोल सकते हैं, या ट्रायंगल लॉ भी बोल सकते हैं। इसको वेक्टर अलजबड़ा भी बोल सकते हैं, वेक्टर पकड़ने का तरीका है, इसको वेक्टर अलजबड़ा भी बोल सकते हैं। तो अब आपके पास, यानी वेक्टर के पास, अब आप पूछिएगा कि अब भी बताइए वेक्टर जी, क्या और भी आपके पास कुछ बिहेवियर है? वेक्टर कहेंगे ना बाबा। अब क्या है कि सुन लो,
मैं जो डिस्प्लेसमेंट बोला अपने संदर्भ में कि मैं वह क्वांटिटी हूं जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास सर्टेन डायरेक्शन है और जो एंगल पर डिपेंड करता है, एंगल बदलने से मैं बदल जाता हूं, अर्थात जो एंगल पर डिपेंड करता है, दैट इज जो ट्रायंगल रूल को फॉलो करता है, दैट इज जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। करेक्ट। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या क्या करता है, उसके पास मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड होता है, सर्टेन डायरेक्शन होता है और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, एंगल पर डिपेंड करता है, ट्रायंगल रूल का फॉलो करता है। हो तो गया। अब जिनके पास ये तीनों होगा, मैग्नीट्यूड, सर्टेन डायरेक्शन और डिपेंडेंसी अपॉन एन एंगल, दैट इज इफ इट फॉलोज द ट्रायंगल रूल, तब जाकर के वो वेक्टर होगा। ये तीनों जिसके पास होगा वही वेक्टर होगा। अब आप क्लियर हो गया कि वेक्टर का डेफिनेशन ऐसा क्यों दिया गया। यहाँ पर हमने ब्रेक करके बता दिया कि वेक्टर को हम वैसे क्यों डिफाइन करते हैं। आइए बेटा मेरे पास और देखिए, अब आप वेक्टर को डिफाइन तो कर लो। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, पहले प्रॉपर्टीज बत दिखा देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर या वेक्टर नहीं डिस्प्लेसमेंट, या बिहेवियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम लोग यहाँ पर इस चीज को जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का बिहेवियर क्या है। तो बिहेवियर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, पहला बिहेवियर, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड होता है। यस, डिस्प्लेसमेंट के पास सर्टेन डायरेक्शन होता है। अच्छा रुको, यस क्या लिखे, सर्टेन डायरेक्शन होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन एन एंगल, दैट इज इट obeys the ट्रायंगल लॉ या ट्रायंगल रूल। क्लियर हो गया। तो अब आप इस तीनों को मिला दीजिए और वेक्टर को डिफाइन कर दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा गया, तो यहां पर एक देखो सब छोटा सा कॉन्सेप्ट, आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है या आज का आपका होमवर्क है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, इसके पास सर्टेन डायरेक्शन होता है और जैसे यहाँ पर 10 एम्पियर अगर करंट पास करता है तो बोलते हैं ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मान लो यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रिक करंट गया इस पॉइंट पर यानी इस जंक्शन पर, मान लो ये 20 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ देखिए, अब ये एंगल मान लो θ1 है, यहाँ से एक सिंगल वायर जा रहा है, तो किरचॉफ का लॉ यहाँ पढ़ना है, जिसको किरचॉफ लॉस भी बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स का लॉ क्या कहता है बेटा, कि जितना एक पॉइंट पर इनकमिंग करंट होंगे उनका अलजेब्रिक समय, इन दोनों को जोड़ दो, उतना ही उससे बाहर जाएगा। तो 10 + 20 30 एम्पियर का हो गया। इसके पास मैग्नीट्यूड है, सर्टेन डायरेक्शन है। अब क्या यह एंगल पर डिपेंड करता है, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो जाएगा। मान लो यही 10 एम्पियर वाला है और सेम वायर 20 एम्पियर है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल हमने चेंज कर दिया। अब इससे करंट आउटपुट क्या जाएगा, तो किरचॉफ का कहना है इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है कि उनके बीच का एंगल क्या है, टोटल जितना करंट आएगा उतना ही बाहर निकलेगा, अब भी 30 एम्पियर ही निकलेगा। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि अगर दो इलेक्ट्रिक करंट्स के बीच का एंगल बदल दें,
तो फाइनल इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अर्थात दो इलेक्ट्रिक करंट्स के बीच का एंगल कितना है वह उसके रिजल्टेंट पर असर नहीं डालेगा। जबकि वेक्टर ये कहता है, डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि हम एंगल बदलने पर, यानी हमारे बीच का एंगल बदलने पर हम पर असर पड़ता है, और करंट कहता है हम पर असर नहीं पड़ता है। तो स्पष्ट है कि यह वेक्टर के डेफिनेशन को फॉलो इसलिए नहीं करता है क्योंकि यह ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है, एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि 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 इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और सर्टेन डायरेक्शन भी है, फिर भी यह वेक्टर नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपका आज का होमवर्क हो गया, जरूर लिख करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्यों नहीं होता है जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड और सर्टेन डायरेक्शन दोनों होता है। तो आज का क्लियर हो गया, इसका आंसर भी क्लियर हो गया। अब बारी आती है वेक्टर को एक्सप्लेन करने का। तो अब वेक्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ही लेते हैं। हेडिंग हो गया हमारा वेक्टर। अब तो लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो तो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन था कि द क्वांटिटी having both magnitude and certain direction is called vector if it depends upon an angle that is if it follows the ट्रायंगल लॉ। फुल स्टॉप। अब इस पर एग्जाम्पल क्या डाल दोगे बेटा? तो आपके पास एक ही जमा पूंजी है, डिस्प्लेसमेंट, और बाकी क्यों वेक्टर है वो आगे मैं बताऊंगा। स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करने का, उसको आइडेंटिफाई करने का, कौन कौन वेक्टर्स हैं, कौन कौन स्केलर हैं, उनके सिर्फ एक अप्रोच नहीं है, एक से ज़्यादा अप्रोच है। और यहाँ पर आप स्केलर का 2 अप्रोच देख लिए, वेक्टर का ओनली 1 अप्रोच देखे। उस अप्रोच से आपने तो देखा ही, यही तो वो जरिया है वेक्टर को डिफाइन करने का। तो भला ये वेक्टर क्यों नहीं होगा? यही तो वेक्टर का पितामह है। तो डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा अगर डाल दें, मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। डन। अब हम लोग वेक्टर, यानी वेक्टर को डिफाइन जो कर रहे हैं, वेक्टर को जो डिफाइन हम लोग कर रहे हैं, अब आगे बढ़ाएंगे इसी वेक्टर के प्रॉपर्टी को, कैसे वेक्टर को शो करते हैं, कैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं, क्यों प्लस का प्लस माइनस का प्लस ही में मॉडुलस होता है, रटना नहीं है, क्यों होता है, सब कुछ जानेंगे। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर को कैसे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे वेक्टर्स को, 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, किन किन कंडीशन में करते हैं, कैसे वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेक्टर को कैसे रिजोल्यूट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ जानेंगे।
बहुत कम दिन में जानेंगे, लपेटे नहीं रखना है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपका थियरी तगड़ा हो गया यार, तो तुम ना इससे ज़रूर करना प्यार, न्यूमेरिकल तुम्हारा पक्का हो जाएगा। करेक्ट। आज का क्लास यहीं पर ओवर रहेगा। थैंक यू।